हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइएगा आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे साथी सवाल करते हैं कि ये जो आर्ट ग्रुप की क्लास होती है किसके लिए होती है, किन राज्य वालों के लिए होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो भी साथी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये खासकर उनके लिए है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग किसी अन्य स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग इस क्लास को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथियों प्रश्न जो बनते हैं पेपर में, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसी से जो है प्रश्न पूछा जाता है। और ये हर जैसे आप किसी भी स्टेट से हैं सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्लास। आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? बताएं। 180 दिन तक, 120 और यहाँ पर दिया है 100 दिन तक, 90 दिन तक। सभी लोग प्रयास करेंगे। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, प्रयास करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 100 दिन तक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे जो है रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? बताएं। कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, ट्रॉट्स्की को, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करिएगा। रूसी क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? सभी लोग इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताएं। चलिएगा, प्रयास करिएगा। साथियों ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रूस की क्रांति कब हुई थी, आप कहोगे सर 1917 में। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेनिन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूसी क्रांति का जनक जो है लेनिन को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा और 1917 में जो है रूस की क्रांति होती है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है पेपर में। बताएं। काली मिट्टी जो है और किस नाम से जानी जाती है? प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। और ये मिट्टी जो होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत बेहतर मिट्टी होती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखिएगा। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? बताएं। महाभाष्य, मिताक्षरा, माध्यमिका, कारिका, अष्टाध्यायी। सभी लोग प्रयास करें। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? चलिए, इस सवाल का सटीक आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग बताइएगा। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना जो है पाणिनि के द्वारा करी गई थी। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां देखिएगा। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। राष्ट्रपति किसके परामर्श से जो है संसद के सभी सत्र निर्धारित और स्थगित करता है? बताएं। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, मंत्रिपरिषद। सभी लोग यहां पर सटीक आंसर देने का प्रयास करें। राष्ट्रपति किसके परामर्श से जो है संसद के सभी सत्र निर्धारित और स्थगित करता है? प्रयास करिएगा। सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलिए, भाई सभी लोग प्रयास करिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति किसके परामर्श से जो है संसद के सभी सत्र निर्धारित और स्थगित करता है, तो आप कहोगे सर प्रधानमंत्री के। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बताएं। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, सभी लोग बताएं। कैवल्य जो है किस धर्म से संबंधित है? चलिए,
आप सभी जानते हैं साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप सभी को पता है जैन धर्म में जो है कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष या पूर्ण ज्ञान। ठीक है, आपका बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, ज़रूर जुड़े। चलिए, यहाँ पर सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर करें। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताइएगा। चलिए भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील और सोना, 4 विकल्प दिए गए हैं, बताएं किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप कहोगे सर एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा जो है बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है, बताएं। कादम्बरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताएं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कादम्बरी जो है संस्कृत भाषा में रचित एक जो है प्रसिद्ध गद्य काव्य है जिसे बाण भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। चलिए, कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर, बताएं। इसको कोचीन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रयास करें सभी लोग, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करिएगा, इसका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। साथियों, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, शुरुआत में जो है कोचीन जो था ये पुर्तगालियों का मुख्यालय था। उसके बाद जो है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है स्थानांतरित करके गोवा कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले जो है कौन सा मुख्यालय बनाया गया था पुर्तगालियों द्वारा, कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है स्थानांतरित करके गोवा बनाया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखो, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, समाज शास्त्र का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, प्रयास करिएगा, सटीक आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, समाज को समझना। साथियों, याद रखिएगा, समाज शास्त्र का मूल जो उद्देश्य होता है समाज की संरचना, कार्यप्रणाली और परिवर्तनों को समझना। आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। निम्नलिखित में जो है सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है, बताएं। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है। धर्म, रीति रिवाज, नैतिकता, कानून। चलिए, सभी लोग आंसर करो। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन जो है कौन सा है। चलिए, यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, कानून जो है एक विधिक और औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है जिसे जो है सरकार लागू करती है। आप सभी को पता है, आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखें भाई, देखिएगा लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बताएं। चलिए, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया।
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेस्फील्ड के द्वारा जो है जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया गया। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देखें, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, बताएं। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, सभी लोग प्रयास करें भाई। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है भाई, मार्क्स ने जो है, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत के बाद जो है समाजवादी और वर्ग विहीन समाज की कल्पना की। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। दर्शन शास्त्र की किस शाखा में जो है नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है, बताएं। नैतिक दर्शन शास्त्र की किस शाखा में जो है नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है, बताएं। चलिए, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आप सभी जानते हैं नीति शास्त्र जो है, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो नैतिकता और मूल्यों का अध्ययन करती है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, पश्चात दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताएं। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। पश्चात दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। पश्चात दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है लॉक और कांट को जाता है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है भाई, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, आंसर देने का प्रयास करें। बुद्धिवादी समुदाय का समर्थन निम्न में से किसे माना जाता है, बताएं। बुद्धिवादी समुदाय का समर्थन निम्न में से किसे माना जाता है, सभी लोग प्रयास करें भाई। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई। चलिए, प्रयास करें सभी लोग। बुद्धिवादी समुदाय का समर्थक निम्न में से किसे माना जाता है। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन दिया है देकार्त, स्पिनोजा, लाइनिब्स, यहां पर ये सभी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्धिवादी समुदाय का समर्थक जो है इन तीनों लोगों को माना जाता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर राइट। अगला सवाल देखिए, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताएं। 14, 13, 12, 11, बताएं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है, सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है ओवरऑल कितनी मानी जाती है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर बात करें मूल प्रवृत्तियों की संख्या की तो 14 ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर देखिएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है परीक्षा के लिए, बताइएगा, प्रयास करिएगा। चलिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के राइटर कौन है। मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, M.S.A. राव। आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। योगेंद्र सिंह जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के राइटर हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, आत्मदर्पण पहले ग्रीन दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। चलिए, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। चलिए,
यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फूले के द्वारा जो है आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, बताएं। चलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जो है किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। चलिए यहां पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंटार्कटिका। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, बताएं। सभी को पता होगा भाई इस सवाल का आंसर। चलिए प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। चलिए 4 ऑप्शंस दिए गए, फटाफट आंसर करो भाई। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। चलिए भाई, चलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। 1/3 सदस्य, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों राज्यसभा की, आप सभी जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा को साथियों उच्च सदन कहा जाता है, याद रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसे जो है अनुच्छेद 80 के तहत रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, 1/3 सदस्यगण, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। चलिए यहां पर है, महात्मा गांधी ने जो है भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्शों का अनुसरण करते हैं, बताएं। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। चलिए महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्शों का अनुसरण करते हैं। आदर्श यहां पर हो जाएगा क्या दोस्तों, आदर्श गांव। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी महात्मा गांधी ने, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्शों का अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखिए भाई, किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की थी, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की थी। चलिएगा यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आजरबैजान। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है, बताएं। चलिए सभी लोग बताएं, सबसे ज्यादा जो है चाय का उत्पादन कहां पर होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, चलिए साथियों अगर पूछा जाए जो है
कि सबसे ज़्यादा जो है चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो असम जो है आपका पहले नंबर पर आता है, उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका राइट हो जाएगा, असम और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, भारत के किस राज्य में काली मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। प्रयास करें। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, भारत के किस राज्य में काली मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चलिएगा, केरल, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक। यहां पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक आपका। यहां पर देखेंगे दोस्तों, सॉरी, यहां पर आप देखोगे जो है भारत में किस राज्य में जो है काली मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो है आपका केरल। ठीक है, कभी कभी आप सवाल पूछता है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सवाल पेपर में पूछा गया है, 2023 या 24 का पेपर उठाकर देखोगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, आंसर करें। चलिए, किस मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की खेती की जाती है? पतझड़, सर्दी, गर्मी, मानसून अथवा वर्षा। चलिए, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल की खेती कब की जाती है? सर्दी के मौसम में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, कौन कौन सी फसलें होती हैं आप सभी को पता होना चाहिए। रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, मसूर हो गया। ठीक है, ये सभी जो है रबी की फसलें होती हैं, ध्यान रखें। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, आंसर करें। किस वर्ष को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए बताएं। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2019 को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, यहां पर सवाल करता है पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? बताएं। चलिए, पृथ्वी किस पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है? आंसर देने का प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट है। पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, या कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है दीर्घवृत्त। ठीक है, कहीं कहीं आपको दीर्घवृत्त भी देखने को मिलेगा, तब आप लोग दीर्घवृत्त लगाओगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है यहाँ पर आपका हो सकता है या अंडाकार हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। ओजोन परत रोकता है पराबैंगनी किरणों को, दृश्य प्रकाश को, अवरक्त किरणों को, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का प्रयास करें। ओजोन परत जो है रोकता है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें भाई। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पराबैंगनी किरणों को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो है किसको रोकता है? पराबैंगनी किरणों को। अगला सवाल देखें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया? बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? प्रयास करें। चलिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया? 1939 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। चलिए सभी लोग प्रयास करें भाई। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, कब से कब तक चला था, तो 1939 1945 तक। ठीक है, याद रखें। और यहां पर जो है बात करें अगर अमेरिका जो है कब प्रवेश इसमें किया था, 1941 में। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को। आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की थी? चलिए सभी लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर यहां पर सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट
बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? बताएं। चलिए, बागान द्वारा पेय फसल निम्नलिखित में से कौन से? जूट, बाजरा, चाय, मक्का। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। साथियों, आप सभी जानते हैं चाय क्या है? एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ होता है। तो आपका यहां पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। सभी लोग भाई एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। पर्यावरणीय खेती को किस नाम से जाना जाता है? बताएं। इको फार्मिंग को जो है किस नाम से जानते हैं? सभी लोग आंसर करें। शुष्क खेती, संविदा खेती, झूम खेती, जैविक खेती। बताइए। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय खेती को जो है जैविक खेती कहा जाता है, जाना जाता है। यानी पर्यावरणीय खेती को जो है किस नाम से जानते हैं? जैविक खेती के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा। ट्रिकल सिंचाई किसे कहा जाता है? बताएं। चलिए प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? टपक। ठीक है, टपक सिंचाई किसे कहा जाता है? चलिए बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार बता सकते हो। इसे जो है ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ड्रिप सिंचाई दोस्तों ये होती क्या है? ध्यान रखिएगा। टपक सिंचाई जो होती है, टपक सिंचाई बोल सकते हो या ड्रिप सिंचाई बोल सकते हो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो टपक सिंचाई पद्धति जो है वह विधि है जिसमें जो है जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में जो है फसलों के जड़ क्षेत्र में गिराया जाता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? बताएं। कपास, गेहूं, चना, सरसों। चलिए बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? सभी लोग आंसर करो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। साथियों, खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा होता है। ठीक है, और आपका अरहर भी होता है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ठीक है, ये सभी जो है आपके खरीफ की फसलें हैं। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि को मुख्य विशेषता नहीं है? बताएं। यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। बताएं, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? बताइएगा। चलिए भाई, सटीक आंसर क्या है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो है औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। अगला सवाल ये रहा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को, 24 जनवरी को, 24 दिसंबर, 24 अप्रैल को। सभी लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए। बताएं। चलिए भाई, आप सभी साथी जानते हैं साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 24 दिसंबर को, कब? 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? 12, 14, 17, 21। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कानून के सामने जो है सभी लोग समान हैं। चलिए, यहां पर आपका दोस्तों जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 14 जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A जो है संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? चलिए सभी लोग प्रयास करें भाई। आप कहोगे सर यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों?
आपका होगी सर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और किस भाग में वर्णित है, कभी कभी पेपर में भाग पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में वर्णित है, आपका होगी सर 4A या 4क कहीं कहीं पर दिया रहेगा। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, ग्रीन विच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। चलिए प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, ग्रीन विच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मणिपुर में स्थित है, बताएं मणिपुर में जो है कौन सी झील स्थित है। चलिए, भीमताल, लोकटक, मिरिक, सैंचल, बताएं, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। चलिए, जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लोकटक झील जो है ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, और ये ताजे पानी की झील है। अगला सवाल देखें, कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। चलिए भाई, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बडगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। चलिए सभी लोग आंसर दें, चलिए प्रयास करिएगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। सतारा, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक। यहां पर आपका जो दोस्तों डी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के जो है नासिक जिले से निकलती है। आप सभी जानते हैं त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भूमि राजस्व से संबंधित नहीं है, बताएं। चलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भूमि राजस्व से संबंधित नहीं है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। रैयतवाड़ी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, हाँ तो दोस्तों यहां पर जो है 46 क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप लोग बताएं कि आपने स्कोर कितना किया है और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सभी जानते हैं, बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं ये क्लास किसके लिए है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है, बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है 50 प्रश्न कला वर्ग से पूछे जाते हैं, आर्ट ग्रुप से, ठीक है, यानी जो लोग बीए किए हुए हैं उनके सब्जेक्ट से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास उनके लिए खासकर है। अगर आप लोग किसी अन्य राज्य से हैं तो भी इस क्लास को आप लोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साथियों सामान्य रूप से अगर आप देखोगे तो जीके जीएस के ही प्रश्न होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, तो यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो आप लोग इस क्लास को कर सकते हो, आप किसी भी राज्य से हो। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है, जरूर कवर करें इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इतनी भीषण गर्मी में आपके लिए फैन कूलर ऑफ करके मेहनत करके सारी चीज़ें, सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है आपको रिकॉर्ड करके। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर आप जो है क्लास रिकॉर्ड करते हो फैन कूलर ऑफ क्यों कर देते हो। भाई देखिएगा, आवाज़ शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है। अगर सब कुछ ऑन करके क्लास रिकॉर्ड करी जाएगी तो आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आपके पास जाएगी, ठीक है, इसीलिए जो है सब कुछ ऑफ करके किया जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि रीजनिंग को आप लोग छोड़िएगा नहीं, डेली बेसिस पर कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए अगर आपको बेहतर स्कोर करना है। जितना कह रहा हूं बस उतना आप लोग करते हुए चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।